नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। नियोजित शिक्षक लगातार राजकर्मी का दर्जा मांग कर रहे हैं और जिस तरह से कहा जाए कि लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और नेता और मंत्रियों से सिर्फ आश्वासन ही हासिल हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता है अमित विक्रम सर। सर, किस तरह से देख रहे हैं? सिर्फ आप लोगों को आश्वासन ही हाथ नजर आ रहा है, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं राजकर्मी के दर्जा को लेकर। देखिए, आश्वासन तो लगातार मिल ही रहा है, लेकिन इस बार कुछ ठोस उम्मीद जगी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई उप मुख्यमंत्री स्तर के नेता स्वेच्छा से शिक्षकों को बुला करके और उनके प्रतिनिधि मंडल से विस्तार पूर्वक वार्ता कर रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक है। इससे पहले भी सरकारें थीं, पहले भी हमने आंदोलन किया था, लेकिन कभी इस तरीके से औपचारिक ढंग से बुला करके, भले ही दबाव में बुलाएं, शिक्षकों के आंदोलन के दबाव में बुलाएं, लेकिन कभी इस तरीके से औपचारिक ढंग से किसी उप मुख्यमंत्री स्तर के नेता ने हमें नहीं बुलाया था वार्ता के लिए। तो इस बार बुलाया है और हमारी बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक सुना है। तो इससे हम लोगों को एक सकारात्मक उम्मीद जगी है कि हमारी समस्याओं पर सरकार गंभीर है और इसका समाधान निकालेगी। लेकिन आप ही के कई संघ हैं जो कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, कई लोग तैयार भी हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग में समन्वय बन पाएगा शिक्षक में ही? देखिए, समन्वय बिल्कुल है और थोड़ा सा इस बात को समझने की बात है कि आखिर सक्षमता परीक्षा का विरोध क्यों हो रहा है। लोग ये नैरेटिव चल रहा है कि शिक्षक परीक्षा से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। हम परीक्षा से नहीं डर रहे हैं, परीक्षा के अंतर्गत जो प्रावधान है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो समग्र रूप से एक बात आ जाती है कि परीक्षा का ही विरोध कर रहे हैं। तो परीक्षा में जो प्रावधान किया गया परीक्षा के अंतर्गत कि आपको 3 अलग अलग जिले का विकल्प देना है, वो अनिवार्य रूप से है। हम चाहते हैं कि वो ऐच्छिक हो, कि जिसको दूसरे जिले में जाना है वो विकल्प दें, जिसको नहीं जाना अपने जिले में वो विकल्प ही नहीं दें, उनके लिए खत्म कर दिया जाए वो ऑप्शन। ऑनलाइन ऑफलाइन की बात थी, हमने लगातार कहा कि भाई ऑनलाइन सबके लिए सुलभ नहीं है, सभी लोग सक्षम नहीं है ऑनलाइन देने में, ऑफलाइन परीक्षा रखी जाए। तो उसमें माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने सुधार किया है कि हम 2 बार ऑफलाइन भी लेंगे, लेकिन अभी भी हमारा कहना है कि विषमता नहीं होनी चाहिए। कोई ऑफलाइन दे, कोई ऑनलाइन दे, तो सबके मार्क्स अलग अलग आ जाएंगे और फिर ऑनलाइन में नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, उसमें नंबर घट बढ़ सकता है। तो एक रूपता लाने के लिए केवल ऑफलाइन परीक्षा हो, सिंगल डे एग्जामिनेशन हो। इतनी बड़ी बीपीएससी की परीक्षा होती है, वो सिंगल डे ऑफलाइन परीक्षा होती है, तो फिर ऑनलाइन लेने पर इतना अड़ा हुआ विभाग क्यों है, ये थोड़ा समझ से परे है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें और भी जो सिलेबस पैटर्न तय किया गया वो तय कर दिया गया बीपीएससी के लेवल का। अब जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं शिक्षक और जो फ्रेश बहाली वाले लड़के हैं, दोनों का आप एक ही पैटर्न पर परीक्षा लेंगे तो निश्चित बात है कि कठिन होगा। किसी भी सर्विंग आईएएस से ही आप कहिए कि आप फ्रेश यूपीएससी की परीक्षा दे लीजिए, बहुत विद्वान रहे होंगे, टॉपर रहे होंगे अपने समय के, लेकिन 20-25 साल सेवा करने के बाद उसी यूपीएससी परीक्षा में वो पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इस तरह का जो नियम बना, इस सक्षमता परीक्षा का जो प्रावधान बने, इस वजह से इसका विरोध होना शुरू हो गया। यानी कि एग्जाम आप लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उसके अंदर विषय दिए गए हैं, जो फैसले लिए गए, उसके विरोध आप लोग कर रहे हैं। देखिए, हमारी लड़ाई है बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा को लेकर के। हम एक सैद्धांतिक बात कह रहे हैं कि परीक्षा से किसी को कोई डर नहीं है और हम परीक्षा से घबराते भी नहीं। हम विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और लगातार विद्यालयों का इतना अच्छा रिजल्ट आप देखते होंगे कि मैट्रिक इंटर का बेहतरीन रिजल्ट हो रहा है। हर साल सरकार पीठ थपथपाती है अपनी, लेकिन वो बेहतरीन रिजल्ट जिनकी वजह से हो रहा है उनको क्रेडिट नहीं देती है। नैरेटिव बनाया जाता है कि नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। तो जब नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं तो स्कूलों का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे हो रहा है? आप ऐसे समझिए, कहिए कि किसान खेती नहीं करता है अच्छे से और अनाज की उपज जो है बढ़ती जा रही है हर साल, तो कैसे हो रहा है? स्वतः तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिहार एक अभूतपूर्व राज्य है जहाँ के बच्चे स्वतः पढ़ करके विद्वान हो जा रहे हैं। कोई तो पढ़ा रहा है, तो पढ़ाएगा तो वही जो विद्यालय में हो। विद्यालय में तो हम नियोजित शिक्षक हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीनों में 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। इसका मतलब दूसरा अर्थ समझिए कि 2 लाख शिक्षकों का पद खाली था, अभी एक और होने वाली, यानी कि 3 लाख। तो 3 लाख शिक्षकों के पद खाली थे, इसके बावजूद हम विद्यालयों में अच्छा रिजल्ट दे रहे थे नियोजित शिक्षकों की बदौलत। तो हम तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमें सैद्धांतिक तौर पे किसी परीक्षा का विरोध नहीं है, लेकिन परीक्षा का जो प्रारूप तय किया गया, परीक्षा का जो नाम तय किया गया है, आप ये सोचिए कि परीक्षा ली क्यों जा रही है? राज्यकर्मी दर्जा के लिए। तो परीक्षा का नाम होना चाहिए डिपार्टमेंटल एग्जाम, विभागीय परीक्षा या राज्यकर्मी प्रवेश परीक्षा, इस तरह का नाम क्या रखेगा? सक्षमता।
सक्षमता शब्द का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ उसका है कि हम आपकी क्षमता, आपकी योग्यता की जांच करेंगे। तो इसका क्या यह तात्पर्य है कि हमने जो 2013 में 40 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, उसमें से 1.25 लाख लोग पास किए थे टीईटी, तो वो परीक्षा गलत थी? या हमसे पूर्व जो बहाल हुए थे 2003-5 में, उनकी बिहार सरकार ने, इसी बिहार बोर्ड ने दक्षता परीक्षा ली थी, तो क्या उसमें वो जांच नहीं पाए थे? तो खुद अपनी ही बनाई प्रक्रियाओं पर सरकार सवाल खड़े कर रही है। यानी कि अपमानित शिक्षक महसूस कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि सक्षमता परीक्षा 20 साल से आप लोग कार्यरत हैं इस तरह के, तो ये अपमानित बिल्कुल अपमानित है। हमने पात्रता दी, दक्षता दी, अब कह रहे हैं सक्षमता दीजिए। हो सकता है 10 साल बाद कहेंगे अब कुशलता दीजिए, उसके 10 साल बाद कहेंगे कि विशिष्टता दीजिए। तो ये कोई मतलब नहीं ना, परीक्षाओं का तो कोई अंत नहीं है। परीक्षा तो आप अगर लेना ही चाहते हैं तो एक कालबद्ध तय कर दीजिए कि हर साल बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी परीक्षा दें। ये तो कोई मतलब नहीं ना हुआ कि जब हम अपनी कोई मांग करें, हम अपने कुछ संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष करें, तो आप हम पर एक परीक्षा थोप दीजिए। अगर हम राजकर्मी नहीं बने, जैसे कि सरकार तो कह रही है ना कि जो परीक्षा नहीं देंगे हम उनको नौकरी से नहीं हटाएंगे, तो इसका मतलब है कि वही शिक्षक अगर राजकर्मी नहीं बनना चाहता तो आप विद्यालय में उनसे बच्चों को पढ़वाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो राजकर्मी बनना चाहता है, आप कहेंगे आप सक्षम है कि नहीं हम जांचेंगे। ये तो विभेद पैदा कर रही है ना, और अपनी ही नीतियों पर प्रश्न चिन्ह सरकार खड़ा कर रही है। तो यहाँ पे ये भी सवाल है ना सर, कि जैसे कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं पास कर पाए, चाहे ऐसा कि नियोजित ही रह गए, तो वो बच्चे में परसेप्शन बन गया ना, बन जाएगा कि आप नियोजित हैं, आपसे क्या आप नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए ना आप नियोजित रह गए। तो इस तो बच्चे में भी एक गिरना पड़ रहा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो विभेद उत्पन्न किया जा रहा है परीक्षा के नाम पर, ये जो बच्चों को, समाज को एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि शिक्षक योग्य है कि नहीं, अब हम इसकी जांच करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है वो शिक्षकों के प्रति एक कहिए कि वैमनस्यता फैलाने की है, समाज में द्वेष भावना फैलाने की, समाज में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है कि ये शिक्षक योग्य नहीं है, पढ़ाते नहीं थे, हम जांच करेंगे, हम देखेंगे। तो ये इस बात का विरोध है। आप तथ्य को जो है कि आप जब बारीकी से समझेंगे तो विरोध सिर्फ परीक्षा का नहीं है। परीक्षा आप लीजिए ना, विभागीय परीक्षा होता है प्रमोशन के लिए, आप लीजिए। जो 1 to 5 से 6 to 8 में जाना चाहते हैं उसके लिए आप परीक्षा लीजिए। जो हाई स्कूल में लीजिए, हम देंगे। और आपने देखा ना कि अभी तक में 35,000, सरकार खुद कहती है, हालांकि हमारा डेटा ज्यादा है, लेकिन सरकार खुद स्वीकार करती है कि 35,000 नियोजित शिक्षक बीपीएससी पास कर रहे। अच्छा, तो क्या बीपीएससी पास करने के बाद वो योग्य बने? पहले योग्य नहीं थे, पहले भी योग्य थे, पहले भी शिक्षक थे और उन्होंने बीपीएससी एक बार क्रैक कर लिया। तो ये बीपीएससी का प्रावधान पहले नहीं था। हम जब बहाल हुए तो हमारे लिए प्रावधान हुआ कि टीटी परीक्षा दीजिए, उसके नंबर के आधार पे मैट्रिक इंटर का जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनेगा, उस पर बहाल हो जाएगा। हम बहाल हो गए। आपने 2011 में ही निकाल दिया तक बीपीएससी लेंगे, तो हम उसी समय बीपीएससी दे दिए रहते। अब 10 साल पढ़ाने के बाद कह रहे हैं कि आप बीपीएससी दीजिए तब आपको राजकर्मी माना जाएगा, तो उसका हमने विरोध किया। अब विरोध करने के बाद आज फिर ये विशिष्ट नियमावली बनी है, और इसमें भी जो प्रावधान है, अब जैसे कि मेरा प्रमोशन का समय आ गया है कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक है उनको प्रमोशन दे करके हेडमास्टर बनाना है। तो हेडमास्टर बनाने का जब उनका समय आ गया, तो अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हेडमास्टर छोड़िए, अब नया नियमावली में चले जाइए आप। तो जब प्रमोशन की बारी आती है तो प्रमोशन आप नहीं देते हैं। जो कालबद्ध प्रोन्नति 10 साल 20 साल की सेवा पे मिलता है वो नहीं देते हैं। और हर साल आप देखिए ना, 2006 में नियमावली आई, 12 में आई, 15 में आई, 20 में आई, और इस बार तो 3 साल के अंदर 23 में आ गई। नियमावली पर नियमावली। तो सरकार एक ही बार नियम बना के तय कर ले कि करना क्या है। हर 2 साल 3 साल पे नई नियमावली, उसमें सुधार, उसमें बदलाव। तो ये डिसीजन मेकिंग में एक रूपता होनी चाहिए। ये नहीं कि हर 3 साल बाद आप बदल जाएं, फिर कोई नई सरकार आएगी वो कुछ नया कर देगी। ये शिक्षकों के साथ बंद होना चाहिए। आप एक तय कीजिए कि नियोजित शिक्षक आपके कर्मचारी हैं, आपके राजकर्मी हैं, उनके प्रमोशन की नीति जो आपने, जो प्रावधान आपने पहले किया उसका लाभ दीजिए। पहले से जो सुविधाएं उनको देने की बात है वो आप दीजिए, कि हम जब कुछ डिमांड करें तब आप कहिए चलो अब एक नया नियमावली ला देते हैं। तो ये आप स्वयं सोचिए ना, सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है कि आखिर सरकार अभी तक क्या कर रही थी। अगर हम सक्षम नहीं हैं, मान लीजिए ठीक है हम नहीं है सक्षम, तो सरकार ने हमको क्यों बहाल किया, क्यों इतने साल से बच्चों का भविष्य बर्बाद किया? जनता को जवाब दे सरकार। लेकिन सर यहाँ पे एक भी आपने भी अभी बोला कि हमें विश्वास जागा है कि हम कोई भी ऐसा उप मुख्यमंत्री ने हमसे बात किया, लेकिन कहीं नहीं लग रहा है कि राजनीतिक भी की जा रही है। विपक्ष में आते हैं तो वो आपके हितैषी बन जाते हैं, अब सत्ता पक्ष में आते हैं तो विश्वास दिलाते हैं। तो लग रहा है कि राजनीतिक आप लोग शिक्षकों को लेकर किया जा रहा है। देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है।
शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे विषय हैं जिससे कि आम जनता, जो गरीब जनता है, आप जाके देखिए विद्यालयों में कौन बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, ठंड में उनके स्वेटर नहीं है, विद्यालय से उनको राशि मिलती है कपड़े की, ड्रेस का, तब वो ड्रेस पहनते हैं। किताब हम लोग फ्री में देते हैं तब वो किताब खरीदते हैं। इस योग्य नहीं है, उनकी आर्थिक क्षमता नहीं है। तो समाज के निम्नतम तबके के बच्चों को हम सरकारी शिक्षक, नियोजित शिक्षक या अब राज्यकर्मी शिक्षक पढ़ाते हैं, और उन्हीं के लिए आप इस तरह की विभेदपूर्ण और राजनीति से प्रेरित नीतियां बनाते हैं और नीतियों में लगातार परिवर्तन करते हैं, जिससे कि शिक्षक अपने काम को एकाग्रचित होकर करने की बजाय इन सब में उलझे रहते हैं। आप देखिए ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि पिछले 8 महीने से शिक्षकों का आधा ध्यान पढ़ाने पर है और आधा ध्यान इस बात पर है कि हम आंदोलन कैसे करें, राजकर्मी कैसे बनें। आप ये सोचिए, जब आपने विद्यालय अध्यापक का नियमावली लाया, बीपीएससी परीक्षा लाई, उसी समय कह देते आज आप बना रहे हैं ना राजकर्मी, उसी समय आप कह देते कि नियोजित शिक्षक भी राजकर्मी आज से हो गए। तो ये 8 महीने जो बच्चों का हमने, मैं मानता हूं इस बात को कि हमारा ध्यान भटका है शिक्षा से, हम नहीं पढ़ा सके बच्चों को अच्छे से। इस बीच कितने सारे शिक्षक आंदोलन के कारण निलंबित हो गए, उन पर कार्रवाइयां हो गई। तो ये तो शिक्षा का ह्रास हुआ ना, बच्चों का नुकसान हुआ, और इसके जिम्मेदार केवल नीति निर्धारक लोग हैं। राजनीति से शिक्षा और स्वास्थ्य को अलग रखना चाहिए। इन दोनों मुद्दों पर नीतियां ऐसी बने कि जो समाज के निम्नतम तबके है, सरकारी अस्पताल में कौन जाता है और सरकारी विद्यालय में कौन जाता है, गरीब बचाते हैं, तो उनको वहां जो सेवा दे रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। आज आप देखिए ना, निजी स्कूल इतने बड़े बड़े हैं, निजी हॉस्पिटल इतने बड़े हैं, और सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति देखिए। तो सरकार को जो इन गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाते हैं या गरीब तबके के लोगों का इलाज करते हैं, इनको बेस्ट सुविधाएं देनी चाहिए। और कई सारे देश आप देखिए जहां की शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन है, वहां प्राइमरी के शिक्षकों का वेतन प्रोफेसर से ज्यादा है, क्योंकि प्राइमरी का शिक्षक ही वो नींव गढ़ता है जिस पर ये राष्ट्र का निर्माण होना है। तो ये नीतियां बने, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो देश की नंबर 1 शिक्षा व्यवस्था बने। जिस तरह से शिक्षकों को देखा जाए तो इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के टाइम में ये ड्यूटी दिया जाता है, और दूसरी बात है कभी आप लोगों को फरमान जारी करता है कि बोरा बेचिए, इस तरह के कई शिक्षकों पर प्रेशर और डाला जाता है, तो उसमें बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? आप लोगों को दिन भर काम में दिया जाता है, कभी ये इलेक्शन के आप करिए, कभी अब जाति आधारित जनगणना जो हुआ, चाहे जनगणना जो होगा केंद्र सरकार का, उस पर भी शिक्षकों को ही लगा दिया जाता है। सरकार की मंशा ये तो देखिए, आप देखेंगे कि जब भी इस तरह का कुछ हुआ है, हमने हमेशा विरोध किया है। चाहे शिक्षकों से किसी भी प्रकार का गैर कानूनी गैर शैक्षणिक कार्य कराया जाता है, इसका हमने विरोध किया। हमने हाईकोर्ट में केस लड़ा, हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, राइट टू एजुकेशन में प्रावधान है कि कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाना। इसके बावजूद सरकार ठोस नीति नहीं बना पा रही है और गैर शैक्षणिक कामों में लगा दे रही है। तो इस सब से हमको अलग रखा जाए, ये भी हमारी मांग है कि हमको गैर शैक्षणिक कार्यों से आप अलग रखिए, हमको मत इन्वॉल्व कीजिए। डिस्टर्ब होता है, बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, उनको हम समय नहीं दे पाते हैं, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, और भागे भागे आते हैं तो हड़बड़ में सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में वो बहुत चीज छूट जाता है। तो ये सब सरकार नीति बनाए, और हम नियोजित शिक्षक शिक्षा की भलाई चाहते हैं, बिहार की भलाई चाहते हैं, इसलिए ये संघर्ष है। ये संघर्ष कोई स्वार्थी संघर्ष नहीं है, लेकिन हाँ, जो समाज के सबसे गरीब तबकों को पढ़ा रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, ताकि एक से एक एजुकेटेड लोग आए। जैसे लोग क्या कहते हैं कि मजबूरी में कुछ नहीं हुआ तो बीएड कर लिए शिक्षक बन जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि बीटेक की पढ़ाई छोड़ करके, एमबीए की पढ़ाई छोड़ करके लोग शिक्षक बने, ऐसा सुविधा मिलना चाहिए शिक्षकों को, तब ना बेस्ट माइंड आएगा टीचर में, तो बच्चों को भी बेस्ट एजुकेशन मिलेगा। हमारी कोशिश ये है। तो क्या कुछ करते हैं जो शिक्षक नेता है अमित विक्रम, आपने सुना जिस तरह से बात करें कि जो सरकार है वो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी को दर्जा देने के लिए जो सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, हम लोग इसका कभी विरोध नहीं किए, लेकिन जो नाम दिया गया है शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा, इसका मतलब क्या है? क्या योग्य नहीं है हम लोग? अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम रखते हैं, इसका नाम या कई तरह के नाम बताया अमित विक्रम ने, आपने सुना। तमाम खबरें न्यूज़ 1 के साथ, नमस्कार।